सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू चैनल ऑफ आईटी जेमिन नेट। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में और कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। पीवाईक्यूज हैं, है ना, मोस्टली सारे पीवाईक्यूज ही होंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे, है ना। नंबर वन बात कि पीवाईक्यूज तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, पहले भी आप लोगों ने पढ़े हैं तो करे होंगे, बट यहाँ आप अप्रोच को रिवाइज करना, है ना। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी जो मैं आपको बताऊंगी, तो मैं साथ साथ क्वेश्चन के बताते चली जाऊंगी। और जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें अप्रोच को आप रिवाइज करना। क्वेश्चन तो हम लोगों को इतनी बार करते हैं हम लोग पीवाईक्यू, वो रट ही जाते हैं आंसर। इसलिए यहाँ पे मेरा मोटिवेशन आपको पीवाईक्यूज करवाने का ये नहीं है कि आंसर नहीं, हमें यहाँ पे अप्रोच को रिवाइज करना है कि हमने कैसे सीखा था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एनएमआर और जो भी आपके पीवाईक्यूज आएंगे, चाहे वो आईआर के आए, है ना, या यूवी के आए, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मिक्स्ड होंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है आपके पास में, ये एक क्वेश्चन है, देखो ये अपना पीवाईक्यू है, आप पढ़ो इसको एक बार, है ना, क्या है क्या नहीं, एक बार अच्छे से देखो इसको, फिर हम चलते हैं। ऐसे बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O2 एग्जिबिट्स द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब पहले जो डेटा दिया है अपने को, देखो आईटी जैम में दो ही बातें हैं, या तो 1H NMR, उसमें कार्बन 13 भी नहीं है ना, तो 1H NMR, और दूसरी चीज है IR, और मास अपने आता नहीं है, यूवी से थोड़े बहुत क्वेश्चन है। इट मीन्स आपको फुल फोकस रखना है 1H NMR और IR ही हो गया, और तो यूवी से इतने क्वेश्चंस बैक टू बैक देखे नहीं जा रहे। तो बात वही है कि 1H और IR ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पढ़ना है अच्छे से। और 1H की भी बात करूंगी, अभी डिटेल बात करती हूँ थोड़ी सी। तो 1H NMR का आपको डेटा दिया हुआ है, अब देखो जहाँ नाम 1H का आया है ना, तुम लोग अक्सर पूछते हो कि क्या पढ़े इसमें क्या नहीं पढ़े। 1H NMR में आपके पास में टॉपिक इस तरीके से चलता है कि पहले नंबर ऑफ सिग्नल्स, है ना, समझते हो आप, क्लास में पढ़ाया आपको, नंबर ऑफ सिग्नल्स निकालना। दूसरी बात आती है फिर केमिकल शिफ्ट निकालना, है ना, कि केमिकल शिफ्ट का आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको हमेशा से एक बात बोली है कि रटना नहीं है, कि आपको वैल्यूज को एग्जैक्टली रटना नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया होगा तो अपना काम चल जाएगा कि हाँ ये वाला जो ग्रुप है वो इतने पे, इसका जो H है वो इतने पे केमिकल शिफ्ट आती है उसकी, है ना। एल्डिहाइड ग्रुप H है तो उसकी वैल्यू इतने पे आएगी, या फिनॉल है तो उसके OH की जो आपकी केमिकल शिफ्ट है वो इतने ppm पे आएगी, सो ऑन सो ऑन। तो ये कुछ बातें रफ आइडिया आपको होना चाहिए, इतना जैम में सफिशिएंट है। डन, तो केमिकल शिफ्ट का एक आइडिया। तीसरी बात आती है आपके पास में, एक तो इसको डेल्टा में हम लोग मेजर करते हैं और ppm में, डेल्टा कहते हैं और ppm में मेजर करते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। कपलिंग वाली बात हमारी इतनी आती नहीं है, जैम में कपलिंग कांस्टेंट बहुत ही कम, है ना, बात होती है। कपलिंग कांस्टेंट जे की बात काफी ही कम होती है। रीजन ये है कि जहां से जे स्टार्ट होता है वहां जैम में बातें बंद हो जाती है और नेट में शुरू हो जाती है ना। तो कपलिंग कांस्टेंट जे की बातें आईटी जैम में इतनी नहीं होती। हाँ, बहुत ही कम देखा गया है कि आपको जे का डेटा दिया हो, है ना, बाकी तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय बोथ ऑफ दीज, दैट इज सिग्नल और शिफ्ट के भी हाफ पे। डन। तो जे का आइडिया थोड़ा बहुत क्लास में मैंने आपको दिया है, कपलिंग कांस्टेंट जे हर्ट्ज में मेजर होता है और ये बताता क्या है ना। फोर्थ बात आपके पास में आती है कि इन सबको मिला के सिग्नल शिफ्ट, कपलिंग कांस्टेंट और स्प्लिटिंग भी तो रह गई। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग पे भी आपका, जैसे आप डेटा ऑब्जर्व करो, स्प्लिटिंग पे आपसे बात होती है लेकिन बहुत ही माइनर लेवल पे। तो जो आप स्प्लिटिंग भी पढ़ रहे हो तो आपने कैसे पढ़ी थी याद करिए। केमिकल शिफ्ट में हम लोगों ने जब स्प्लिटिंग समझी थी तो ऐसे समझा था कि स्प्लिटिंग उन हाइड्रोजन की वजह से होते हैं जो नॉन इक्विवेलेंट हो। जैसे आपको याद दिलाऊं अगर, तो हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर आपके पास में कार्बन है या हाइड्रोजन है, पड़ोस में फिर से दूसरा हाइड्रोजन है, और मान लीजिए कि चलो ऐसा ही सिनेरियो है, ये दो दो हाइड्रोजन है, तो हमने बोला ये एक टाइप का एक हाइड्रोजन है, बी टाइप के दोनों हाइड्रोजन अलग हैं। अगर ये दोनों हाइड्रोजन मिलके स्प्लिटिंग शो करे यहाँ पे, तो फिर इनकी वजह से स्प्लिटिंग जो होती है N+1 से हम लोग चेक करते हैं। किसे चेक करते हैं? N+1, दैट इज 2+1 ट्रिपलेट। तो हम बोलेंगे ए का जो सिग्नल आएगा एक ही आएगा, और कैसा आएगा? ट्रिपलेट आएगा। इन रिटर्न जब HA जाके स्प्लिटिंग करेगा तो हम बोलेंगे N+1, दैट इज 1+1, तो HB पे डबलेट बनाएगा। ये हमने कुछ बातें हैं बेसिक तरीके से पढ़ी थी। अब एक चीज है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, वो ये कि प्लीज भूलना मत कि N+1 वाली बात जो आपने करी है ना, ये N+1 वाली बात आपने हाइड्रोजन के लिए पढ़ी है भाई, ये मत भूल जाना कि ये आपने हाइड्रोजन के लिए पढ़ी है। यहाँ पर समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ये जो आपने बात पढ़ी है स्प्लिटिंग वाली,
वो 1H NMR पढ़ा है, भूलो मत, आपने 1H NMR पढ़ा है, और उसमें आपने स्प्लिटिंग 2Ni+1, ये ऐसे बोलूं डायरेक्टली N+1 से पढ़ी है, N+1 रूल इससे पढ़ी। लेकिन अनलाइक हाइड्रोजन कोई भी और एटम आता है, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने बोला कि बोरॉन है, ठीक है, और या चलो ऐसे ले लो फास्फोरस है, इसके पीछे 3 हाइड्रोजन्स है, ठीक है, यहाँ बोरॉन है, ओके, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, लेट सपोज एक रैंडम जनरल मॉलिक्यूल मैंने ड्रॉ कर दिया। एक बात समझा रही हूँ, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे आपके पास में ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि मान लो 1H NMR की मैं बात कर रही हूँ, नंबर फर्स्ट पॉइंट कितने सिग्नल होंगे, नंबर ऑफ सिग्नल्स, क्या बोलोगे, कितने सिग्नल। 1H NMR में सिग्नल देख रहे हो ना, तो क्लोरीन की वजह से तो होगा नहीं, ब्रोमीन की वजह से भी नहीं होगा, फास्फोरस की वजह से नहीं, ऑब्वियसली हाइड्रोजन की वजह से, और क्योंकि तीनों हाइड्रोजन सेम दिख रहे हैं तो 1H NMR में एक सिग्नल आएगा, ये हम समझते हैं। तो सिग्नल पूछोगे मैम तो इट इज सिंपल कि सिग्नल तो 1 मिलेगा, दैट इज एक सिग्नल। तो कैसे लिखे इसे कि 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आपको मिलने वाला है ना, 1 सिग्नल, डन, ये हमने डन कर लिया। नंबर 2 बात अगर मैं आपसे करूं केमिकल शिफ्ट की, और वो मैं अभी कर नहीं रही हूं, तो केमिकल शिफ्ट की जब बात करोगे तो बोलना हाइड्रोजन के पास में फास्फोरस है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी अलग आएगी, जो आएगी आपको डेटा मिला होगा, हमें उसे रटना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बात या दूसरी बात मैं आपसे कर रही हूँ स्प्लिटिंग की, है ना। अब यहाँ है समझने वाली बात, मुझे बताओ स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी। 1H NMR में हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग, जैसे हाइड्रोजन का सिग्नल आएगा, इस सिग्नल की स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी। मैम आपने ऐसे पढ़ा है कि नॉन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की वजह से स्प्लिटिंग होती है, तो अगर ये ए टाइप का है तो कोई बी टाइप के होंगे ना, उनकी वजह से स्प्लिटिंग होगी। अरे बी टाइप के है ही नहीं, है ना, तीनों के तीनों ए टाइप के, है ना, ये भी ए टाइप का है, ये भी ए टाइप का है, ए टाइप का है, तो ए आपस में तो स्प्लिटिंग करेंगे नहीं, ये थोड़ी ए खुद में ही स्प्लिटिंग करने लगे, नो, कभी भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स में स्प्लिटिंग नहीं होती, दैट मीन्स नॉन इक्विवेलेंट स्प्लिटिंग करता है। अब इनके अलावा तो कोई और है नहीं, इट मीन स्प्लिटिंग होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन रुको, अब अगर आपको ऐसा डेटा दे दिया क्वेश्चन में, मान लो, क्योंकि आजकल थोड़ी सी वेरिएशन एग्जाम में हो जाती है, मान लो क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि फास्फोरस जो है, जो फास्फोरस है उसकी आई वैल्यू हाफ है, ये दे दिया, ठीक है, और दे दिया मान लो कि जो बोरॉन है उसकी आई वैल्यू 3/2 है, ये भी दे दिया, है ना। ये दो वैल्यूज मैंने आपको दे दी कि जो फास्फोरस है उसकी आई वैल्यू हाफ है, जो बोरॉन है उसकी आई वैल्यू 3/2 है। अब आप ये देखो कि फास्फोरस 1J डिस्टेंस पे, एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे, बोरॉन 1 और 2 के डिस्टेंस पे, डन। तो फास्फोरस भी स्प्लिटिंग कर सकता है और बोरॉन भी स्प्लिटिंग कर सकता है। तो आप कैसे निकालूं स्प्लिटेड सिग्नल, कितने में स्प्लिटिंग आएगी, तो आप बोलोगे स्प्लिटिंग आएगी 2Ni+1 और इधर भी 2Mi, ऐसे मान लो, +1, डन। तो कैसे निकालेंगे कि 2 फास्फोरस एक है, आई वैल्यू कितनी है हाफ, +1, और 2 बोरॉन एक है, आई वैल्यू कितनी है 3/2 +1, 2 से 2 चला गया, 1 + 1 तो कितना रह गया 2, क्लियर है, 2 से 2 चला गया, 3 + 1 क्या रह गया 4। इट मीन्स मैम यहाँ पे 8 पीक्स मिलने वाली हैं, 8 पीक्स मतलब 8 में स्प्लिटिंग हो जाएगी। आपका जो एक सिग्नल आ रहा था ना, यहाँ लिखा है 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, वो 8 में टूटेगा, डन। इट मीन्स 8 पीक्स आएंगी, करेक्ट है। तो ये जो मैंने चीज करी ना, ये आपको यही समझाने के लिए करी है कि आपको हमेशा एक चीज रटी होती है कि N+1 रूल, N+1 रूल, वो N+1 रूल तब के लिए चलता है जब 1H हाइड्रोजन हो, मतलब 1H हो, हाइड्रोजन हो। इट मीन्स ये तब चलता है जब जो स्प्लिटिंग कर रहा है उसकी आई वैल्यू हाफ हो, ये तब वैलिड है N+1। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम है तो उसकी आई वैल्यू कुछ और होगी, समझ पा रहे हो, और उसकी आई वैल्यू कुछ और है, तो पूरा पूरा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, दैट इज 2Ni+1 लिखते हैं या फिर 2Mi+1 लिखते हैं, वेयर N और M आर द नंबर्स कि कितने लोग स्प्लिटिंग कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फास्फोरस स्प्लिटिंग करेगा तो 2Ni, तो N ऑफ फास्फोरस एक ही है, I ऑफ फास्फोरस गिवन है +1। अगर एक ही बोरॉन है 2Mi+1, M मीन्स एक ही बोरॉन है नंबर में, और इसकी आई वैल्यू दी है आपको 3/2, पुट कर दो और ये इन दोनों को इंटू करके आंसर बता दो कि 8 पीक्स आएंगी, दैट इज एक सिग्नल 8 में स्प्लिट हो जाएगा। समझ पाए, ऐसे करना है। तो ये वो केस है जब हाइड्रोजन ना हो, तो इस रूल को रटना मत, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, बाकी जगह पूरा फ्लेज्ड फुल फ्लेज्ड फॉर्मूला लगता है, दैट इज 2Ni+1 लगता है, डन है ना, जब भी स्प्लिटिंग निकालनी हो। ओके, अच्छा चलो एक बात बता दो मुझे, इसी क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, है ना, इसी क्वेश्चन को कॉपी कर रही हूँ और आपसे एक बात पूछ रही हूँ,
देखते हैं कितने लोग मुझे बता पाते हैं ना। देखो इसी क्वेश्चन को यहाँ कॉपी करके मैं आपसे एक बात पूछ लेती हूँ कि बताओ, चलो 1H छोड़ो, अब आप मुझे बताओ फॉस्फोरस 31 NMR, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं मैम, हम कैसे बताएं, है ना। P31 NMR, इट मीन्स अगर फॉस्फोरस की बात कर लूँ, आपसे पूछ लूँ बताओ कितने सिग्नल होंगे, मैम एक ही फॉस्फोरस है ना, सिग्नल कितने होंगे, एक, डन। तो अगर आप P31 में पूछोगे कि नंबर ऑफ सिग्नल, तो वी विल सिंपली आंसर कि मैम एक ही आएगा, डन। अब मैम आप हमसे स्प्लिटिंग पूछो कि स्प्लिटिंग कितनी होगी, तो कैसे बताएंगे कि मैम अगर स्प्लिटिंग चेक करनी है तो हम कैसे बताएंगे, फॉस्फोरस पे स्प्लिटिंग हाइड्रोजन भी करेंगे, फॉस्फोरस पे स्प्लिटिंग, अब बोरॉन का पता नहीं मैम, अनटिल अनलेस अगर क्वेश्चन में किसी की आई वैल्यू मेंशन है तो आप उसको एनएमआर एक्टिव मानो, अगर आई वैल्यू मेंशन ही नहीं है तो आप उसको एनएमआर इनएक्टिव मानो। क्या मतलब, अगर आप मान लो इसकी आई वैल्यू के लिए कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फॉस्फोरस में स्प्लिटिंग सिर्फ 3 हाइड्रोजन की वजह से होगी, तो फिर हम कैसे निकालेंगे कि ये आएगा मैम n+1 रूल, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए n+1 लगाते हैं, डन। तो 3+1 मैम क्वाड्रेट आएगा कि फॉस्फोरस 4 में टूटेगा बिकॉज ऑफ 3 हाइड्रोजन्स, डन। ये हम काम कब कर रहे हैं, जब बोरॉन को इनएक्टिव माना है, ठीक है। अब मान लो दूसरा केस कि बोरॉन की आई वैल्यू आपको दे दी जाए कि बोरॉन की आई वैल्यू है 3/2, तो कैसे करोगे कि मैम फॉस्फोरस पे हाइड्रोजन की वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, बोरॉन की वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, तो कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन की वजह से तो n+1, बोरॉन की वजह से 2ni+1, समझ पा रहे हो मेरी बात, हाइड्रोजन 3 है और 2, बोरॉन एक ही है, बोरॉन की आई वैल्यू आपने दे दी 3/2 है, +1, इट मीन्स मैम यहाँ से 4 और यहाँ से 3+1 कितना होता है, 3+1 भी 4, इट मीन्स मैम यहाँ से आएगा 16, तो हम बोलेंगे ये जो सिग्नल है ये 16 पीक्स में टूटेगा, समझ पाए, 3 हाइड्रोजन की वजह से n+1 रूल लगाया, बोरॉन को आपने ये दिया ना हमें, ये आपने बोरॉन का दिया मान लो, तो आपका ये आई वैल्यू देने का मतलब क्या, आप बोलना चाह रहे हो कि बोरॉन एक्टिव है, और अगर बोरॉन एक्टिव है तो फिर उसकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, तो हमने लिखा 2ni+1, 2 से 2 कट गया, 3+1 4, 4 4 जा 16, तो हमने आंसर दिया कि 16 में स्प्लिटिंग आएगी, समझ गए। ये किसके लिए समझाया मैंने, P31 NMR, जो आपने पढ़ा नहीं है, हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर आपके इतना है भी नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं थोड़ी सी चीज आउट ऑफ द बॉक्स जाके, तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि हमको नहीं आता, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है जो आप कर सकते हो, सॉल्व कर लोगे ना। बढ़ते आगे, चलो भाई अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैं आपको यहाँ समझा रही थी कि नंबर ऑफ सिग्नल्स एक बात है, शिफ्ट एक बात है, कपलिंग कांस्टेंट इतना ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है ना, फिर भी आपको बस इतना सा पता होना चाहिए कि जो कपलिंग होती है वो 1J पे भी हो सकती है, 2J पे भी हो सकती है, 3J पे भी हो सकती है। 1J 2J 3J क्या है कि जो भी स्प्लिटिंग है वो एक बॉन्ड के डिस्टेंस पे पॉसिबल है, या 2 बॉन्ड के डिस्टेंस अगर ऐसे हो कि ये A है ये B है, तो यस इसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग हो सकती है कि 2 बॉन्ड्स की दूरी पे है। सिमिलरली 3J भी अलाउड होता है, 3J मतलब कि मान लो ये ऐसे है, तो इस हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग 1 2 3 यहाँ तक इस पे हो सकती है, तो इसको कहते हैं हम 3J स्प्लिटिंग, तो ये भी पॉसिबल है, डन। तो ऐसे 1J 2J 3J तक स्प्लिटिंग अलाउड होती है, और जब कपलिंग होगी तभी स्प्लिटिंग होगी, तभी ट्रिपलेट डबलेट क्वाड्रेट तभी आते हैं। तो हम बोल रहे हैं 2 बॉन्ड्स की दूरी होगी तब स्प्लिटिंग हो सकती है, कपलिंग हो सकती है, 3 बॉन्ड्स की दूरी है तभी भी चल सकता है, 4J अपने है ही नहीं, समझ पाए। तो ये बातें हैं कुछ, है ना, कपलिंग कांस्टेंट की, जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया, बाकी मैंने डिटेल्ड आपको लेक्चर में सारी बातें समझा रखी हैं, है ना, होपफुली आपने पढ़ा हुआ ही है, ठीक है। और स्प्लिटिंग वाली बात मैंने अभी आपको क्लियर कर दी, जो आप इससे चलते हो n+1 रूल से, फॉर हाइड्रोजन फॉर एनी ऑफ द हेटेरो एटम यू गो विद 2ni+1, ना कि n+1, क्लियर है ये बातें। चलो बढ़ते हैं आगे, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसको देखो, क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा दे रखा है ना, चेक करो एक बार क्या दिया है। एनएमआर के लिए एक बेस्ट काम बताऊं आपको क्या करना है, एनएमआर के लिए बेस्ट काम है जितना डेटा उतने सिग्नल, है ना, जितना डेटा उतने सिग्नल, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जितना आपको डेटा गिवन हो उतने ही सिग्नल होते हैं, तो आप इस बिहाफ पे भी काम कर सकते हो। देखो आप बोल रहे हैं डेल्टा वैल्यू 9.72 है, ट्रिपलेट आ रहा है एक हाइड्रोजन ठीक है, यहाँ पे दिया कि 2 हाइड्रोजन का डबलेट आ रहा है, वैल्यू इतनी है, 2 हाइड्रोजन का डबलेट आ रहा है, वैल्यू इतनी है, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट 3.8 पे, 2 हाइड्रोजन का डबलेट, और एक IR डेटा दिया है। IR की ये क्या रेंज है, ये क्या है 1720, तो आपको अब IR भी आ गया तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं। देखो हम लोग एक बात पढ़ते हैं IR में कि बाकी कुछ भी होता रहे, है ना, एक बात सबको आती है कि भाई कार्बोनिल जो होता है, कार्बोनिल, ये हमारे काम की बात है। देखो
एक बात सुनना, आईआर स्पेक्ट्रा जब आप देखोगे ना वो इतना आसान नहीं होता, पढ़ना इंटरप्रेट करना भी आसान नहीं है, क्योंकि आईआर का जो डेटा आता है, स्पेक्ट्रा आता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स आता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। और इवन एट द स्टेज ऑफ ग्रेजुएशन, जो आप जैम वाले स्टूडेंट्स हो, आईआर का डेटा आप इंटरप्रेट कर ही नहीं पाओगे। रीजन ये है कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो आईआर को ऐसे पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, आईआर के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आपका क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखो कैसे, आईआर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है 1600 से लेकर रफली 1800 सेंटीमीटर इनवर्स तक। ये जो रेंज है ये कार्बोनिल्स की है। किसकी है? कार्बोनिल की रेंज है। कि इस रेंज में पक्का हो ना हो, कार्बोनिल हो सकता है। अब मैंने सिर्फ वर्ड बोला है कार्बोनिल, जिसका मतलब है ये, है ना, कि ये ग्रुप। अब इसकी आसपास का सराउंडिंग हो सकता है कि ये एनहाइड्राइड निकले, है ना, ये हो सकता है एनहाइड्राइड निकले, ये हो सकता है कि एसिड क्लोराइड हो, ये हो सकता है कि एल्डिहाइड हो, ये कुछ भी हो सकता है ना, डेरिवेटिव तो बहुत सारे हैं। तो आई हैव ओनली रिटन कार्बोनिल, बाकी कहानी कुछ भी जा सकती है। तभी मैंने बोला ओवरऑल कार्बोनिल की रेंज जाती है 16 से 1800 रफली, बाकी बीच में सारे आ जाते हैं इसके डेरिवेटिव्स, चाहे एनहाइड्राइड, एस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइड, व्हाटएवर, तो वो सारे आ जाएंगे। डन। तो ये रफ रेंज है हमारे पास। ओके, तो अब मुझे एक बात दिख रही है कि 1720 ही क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब है कार्बोनिल होगा। तो जब मैं इस पे गई, कार्बोनिल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, सब जगह है, ठीक है। अब तुम्हें एग्जैक्ट आता है कि 1720 पे कौन मिलता है, तो वो बात अलग है, ठीक है। अब सुनना, देखो एक बात, एक और चीज है कि दो हाइड्रोजन का डबलेट, दो हाइड्रोजन का डबलेट, दो हाइड्रोजन का डबलेट, यहाँ तीन हाइड्रोजन का सिंगलेट। आपको कुछ दिख रहा है इसमें जहाँ तीन हाइड्रोजन का सिंगलेट हो? तीन हाइड्रोजन मुझे एमई में दिखते हैं, तीन हाइड्रोजन मुझे ओएमई में भी दिखते हैं। डन है। तीन हाइड्रोजन ओएमई में फिर से दिख रहे हैं, ओएमई में भी तीन हाइड्रोजन है और ओएमई में भी है। मुझे एक बात पता है कि अगर ये क्वेश्चन होता, मतलब अगर ये आंसर होता, सॉरी, अगर ये आंसर होता तो तीन हाइड्रोजन का डेटा यहाँ भी आता, तीन हाइड्रोजन का डेटा यहाँ भी है, तो दो डेटा होने चाहिए ना तीन हाइड्रोजन वाले, समझ रहे हो। यहाँ पे एक ही डेटा है जो तीन हाइड्रोजन वाला हो, दो होने चाहिए ना तीन तीन हाइड्रोजन वाले। इट मीन्स ये तो आंसर है ही नहीं, तो फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। आगे बढ़ते, अगर ये वाला आंसर है तो एक डेटा एक हाइड्रोजन का होना चाहिए। डन है। यहाँ पे ये HA है तो ये भी HA है, ये HB है तो ये भी HB है। दो हाइड्रोजन का डेटा होना चाहिए, है। दो हाइड्रोजन का डेटा होना चाहिए, है। अब देखो, सुनना ध्यान से, दो दो हाइड्रोजन के डेटा होने चाहिए डबलेट डबलेट वाले। क्यों? अगर ये आंसर है तो मैम दो हाइड्रोजन का डबलेट आना चाहिए। कैसे? देखो, ये इस पे डबलेट, ये इस पे डबलेट, तो ऐसे दो कि दो हाइड्रोजन का डबलेट, दो हाइड्रोजन का डबलेट। और एक इंपॉर्टेंट बात, वो भी एरोमेटिक रेंज में, और एरोमेटिक रेंज होती है 6 से 8 तक। तो बोलना एरोमेटिक रेंज में दो हाइड्रोजन का डबलेट, डबलेट एरोमेटिक रेंज है। परफेक्ट है, सही लग रहा है मुझे ये। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? 3.8, तीन हाइड्रोजन का सिंगलेट, ये OMe पे आता है। आपको पता होगा, इतना तो क्वेश्चंस करके आइडिया होगा आपको कि जो OMe का Me होता है, इसकी रेंज जाती है आपकी 3.5 से 4.5 ppm तक। डन, ये रेंज रहती है रफली। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? 3.8। हाँ, तो OMe हो सकता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो हाइड्रोजन का ये डेटा भी दिया है, कहीं है क्या? बाकी चेक करो। हाँ, दो हाइड्रोजन का ये डेटा भी है, तो हो ना हो ये आंसर मेरा हो सकता है ना। अब मैं आगे चलती हूँ। देखो, ये मैंने रख लिया स्पेस में। अब नेक्स्ट क्या है, इसको देखें तो यहाँ दो हाइड्रोजन है, इनका डेटा, और OMe का डेटा, एक इसका डेटा, ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। इसे देखें तो ये नहीं हो सकता। रीजन क्या है उसका कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, तो इसका भी सिंगलेट 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 ऐसा कुछ आना चाहिए था, जो कि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो मुझे पता चला या तो वाला हो सकता है, C वाला, या B वाला आंसर हो सकता है। आप क्या करें पता नहीं, बताओ कैसे दिमाग लगाए इनमें कि कौन सा पॉसिबल है। अब आप एक बार ये देखो, तीन हाइड्रोजन का सिंगलेट है ना, और एक, ये तो एरोमेटिक रेंज हो गई दो दो हाइड्रोजन का, एक ये दिया है। हाँ, ये देखना एक बार, समझना, देखो समझना। देखो एक बात है, इनको कहाँ ड्रॉ करूं मैं, एक सेकेंड, इनको मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ। देखो, एक तो आपको ऐसे दे रखा है ये चीजें, और एक OMe है, ओके, और एक आपको ये दे रखा है कि OMe है, ठीक है। अब मुझे तो एक बात समझ में आ रही है, देखो प्रिडिक्ट तो हम इन दोनों में नहीं कर पाएंगे अगर हम थोड़ा दिमाग ना लगाएं। यहाँ H और H प्रेजेंट है, डन। ये Me है, Me का मतलब समझते हो कि OCH, एक दो तीन चार, चार बॉन्ड्स की दूरी, तो पक्का इन दोनों का
इन दोनों की स्प्लिटिंग इनकी वजह से तो नहीं है, क्योंकि 4J अलाउड ही नहीं होता जैम में। 3J मुश्किल से अलाउड, मतलब 3J मुश्किल से पढ़ रहे हैं, 4J तो इम्पॉसिबल है। इट मीन्स ऐसे देना चाहिए था कि इनकी स्प्लिटिंग किसी से नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का आपका सिंगलेट आना चाहिए, समझ पाए। अच्छा मैम यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, इससे भी हो सकती है। तो 1 2 3 4 फिर से 4J है, नॉट अलाउड। तो ऐसे बोलो कि इन दोनों हाइड्रोजन का सिंगलेट आना चाहिए। अगर ये आंसर है तो उस पर आती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये दोनों हाइड्रोजन हैं, डन। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है मैम, 1 2 3 4, ये स्प्लिटिंग हो ही नहीं सकती। इधर से देखें 1 2 3, अरे हो सकती है। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन आपको मिल रहा है ये स्प्लिटिंग करेगा तो इन दोनों का डबलेट मिलेगा, और ये दोनों उस पर स्प्लिटिंग करेंगे तो यहाँ ट्रिपलेट मिलेगा। बस इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग आंसर है। कैसे? जब आपने ऑप्शन चेक करे तो ये कह रहा है 2 हाइड्रोजन का डबलेट मिल रहा है और जो एक हाइड्रोजन सिंगल है उसका ट्रिपलेट है, तो परफेक्ट है ना। नहीं समझे कि भाई 2 हाइड्रोजन का डबलेट है। अगर पॉसिबल आंसर ये वाला होता ना, अगर ये पॉसिबल होता तो इसकी स्प्लिटिंग तो किसी से नहीं हो रही। इट मींस यहाँ लिख के मिलना चाहिए था कि 2 हाइड्रोजन का सिंगलेट आएगा, ऐसा लिखा होना चाहिए था। समझ पा रहे हो? ऐसा लिखा होना चाहिए था। और यहाँ पे ये होना चाहिए था कि एक हाइड्रोजन का सिंगलेट आएगा, ऐसा होना चाहिए था। अगर ये आंसर है तो ये आंसर ही नहीं है, गलत है। रीजन इज कि मेंशन है क्वेश्चन में दोनों हाइड्रोजन का डबलेट है, वो तभी होगा जब ये 2 हाइड्रोजन कार्बोनिल के H के पास हो, 1 2 3 बॉन्ड की दूरी हो, 3J अलाउड होता है, ये उस पर स्प्लिटिंग करे डबलेट बनाए, ये दोनों इस पे स्प्लिटिंग करके ट्रिपलेट बनाए, ऐसा ही डेटा दिया है। तो ये आंसर एकदम परफेक्ट है। समझ पाए? बोलना कौन सा सही? थर्ड वाला। डन है। तो IR NMR मिक्स करके आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। ऑल दो IR ने आपकी इतनी मदद नहीं करी, रीजन इज कि हमने ओवरऑल, हमें याद है 1600 से 1800 कार्बोनिल, अब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया 1720। अब किसी को एग्जैक्ट याद है कि एल्डिहाइड ही होता है 1720 पे, तो काम खत्म है ना। अच्छा फिर भी तुम अटकोगे क्योंकि एल्डिहाइड तो यहाँ भी है, एल्डिहाइड यहाँ भी है, तो 1H IR से इतनी हेल्प नहीं मिल रही, NMR से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अब ये सवाल है एक, ये देखो, ये आपका PYQ है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये अपन ने पढ़ा है, याद होगा आपको हमने कैसे सॉल्व किया था। क्या बोल रहे हैं आपसे, पढ़ो एक बार। Among the following, MSQ है ये, hydrocarbons, how many of them would give rise to 3 groups of proton NMR with peaks 2:3? ये कहना चाह रहे हैं कि 3 सिग्नल आ रहे हैं, 1 2 और 3 सिग्नल आ रहे हैं, रेशो कुछ ऐसा आ रहा है, एक एक करके चेक करते हैं। जैसे मान लो कि ये वाला गिवन क्वेश्चन है, ये वाला गिवन क्वेश्चन है, और ये वाला भी वापस बना लेते हैं, ये गिवन है। अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन में चेक करूं, है ना, ध्यान दो, अगर मैं पहले वाले में चेक करूं तो मुझे दिख रहा है, अरे ये प्लेन गया, देख पा रहे हो, अरे प्लेन चला गया। अगर प्लेन चला गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। सही बनाया है क्या? एक सेकेंड, हाँ एक मिस कर दिया ना, एक ग्रीन इधर भी तो आएगा, ऐसे समझे। इट मीन्स मैम ये दिख रहा है कि अगर ये HA है, ये भी HA है, तो ये भी HA है, ये भी HA है, सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर ये HB है तो ये भी HB है, अगर ये HB है तो ये भी HB है। ओके ओके। और अगर ये पीछे CH3 है, क्योंकि दिस HC है, तो वहां पे भी 3 है ना, HC है। डन। तो मुझे दिखा, अरे भाई 3 सिग्नल और रेशो। अब एक बात आपको क्लियर करनी है मुझे, वो समझ लेना। रेशो यहाँ पे जब भी बोलेगा तो जैम में और नेट में अक्सर वो एक अजीब सी चीज करता है, वो ये कि वो इंटीग्रेशन तो बोलता है, जैसे आपको बोला इंटीग्रेशन रेशो, है ना। इंटीग्रेशन रेशो से उसका मतलब एक्चुअली इंटेंसिटी से है, इससे मतलब उसका इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी 2 तरीके से डिफाइन होती है, या तो सिग्नल की इंटेंसिटी या फिर पीक की इंटेंसिटी। क्या मतलब? ऐसे कि मान लो आपके पास में ये कोई क्वेश्चन है, CH3 CH2 OH, ठीक है, मुझे बताओ कितने सिग्नल? 3। क्या रेशो? अब सिग्नल का रेशो कैसे निकलता है? सिग्नल की देखो, NMR में इंटेंसिटी हम कहते हैं हाइट को, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सिग्नल आएंगे 3, उन सिग्नल की इंटेंसिटी हाइट क्या क्या होगी, तो हम बोलेंगे जितने हाइड्रोजन मिलके एक सिग्नल दे रहे हैं वही उनकी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी रेशो होता है। जैसे मैम यहाँ पे एक सिग्नल इसकी वजह से है, दूसरा सिग्नल इसकी वजह से है, तीसरा सिग्नल इसकी वजह से है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये आपको सिग्नल दे रहा है, 2 हाइड्रोजन ये सिग्नल दे रहे हैं, है ना, ये B कह लो, ये A कह लो, ये C कह लो, यहाँ 3 हाइड्रोजन ये रेशो आपको ये सिग्नल दे रहे हैं। इट मीन सिग्नल का रेशो होगा 3:2:1, तो ये सिग्नल का रेशो है। और सिग्नल का रेशो कैसे बनाएंगे कि मान लीजिए एक सिग्नल यहाँ मिल रहा है तो 3:2 तो रेशो 1, ये है 3:2:1, ये सिग्नल का रेशो है ना, पीक का नहीं। अब सुनो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये दोनों इस पे ट्रिपलेट बनाएंगे N+1,
ये तीनों इस पे क्वाड्रेट बनाएंगे। तो अब हम पीक की बात कर रहे हैं, है ना। और पीक कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि जब भी क्वाड्रेट बनता है ना, आपने पढ़ा होगा ये ट्रिपलेट का इंटेंसिटी होता है पीक का 1:2:1, है ना, और क्वाड्रेट की इंटेंसिटी रेशो होती है 1:3:3:1। तो ये पीक की इंटेंसिटी है और ये सिग्नल की इंटेंसिटी थी। डन। कहने का मतलब ये है कि जब पीक टूटेगी तो हम कह रहे हैं ये वाला जो सिग्नल है ये ट्रिपलेट में टूटेगा। इट मीन्स ऐसे आएगा कि 1:2:1। डन। ये वाला जो है हमने कहा ये क्वाड्रेट में टूटेगा, तो ये ऐसे रहेगा कि 1:3:3:1। और ये वाला अगर हम सिंगलेट बोल रहे हैं तो ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। समझे? अब ध्यान से समझो, देखो ये जो मैंने बनाए हैं ये मैंने पीक का इंटेंसिटी बनाया है, ये मैंने पीक का इंटेंसिटी बनाया है, और ओवरऑल ये आपको थ्राइस नहीं लग रहा 3 गुना, ये 2 गुना और ये 1 गुना। इट मीन्स ये सिग्नल है। समझ पाए? दोनों बातों में अंतर है भाई, एक सिग्नल है एक पीक है, दोनों चीजें डिफरेंट है। पीक का इंटेंसिटी मतलब पीक कितने में बिखरेगी, वो अलग पास्कल ट्रायंगल से निकालते हैं हम लोग, है ना, कि पीक कितने में बिखरेगी कितने में बिखरेगी। और ये है सिग्नल कितने कितने ऊंचे होंगे। तो ये सिग्नल का इंटेंसिटी है, तो हम बोलते हैं सिग्नल का इंटेंसिटी निकलता है कि सिग्नल कितने हाइड्रोजन से मिलके आ रहा है, और पीक का इंटेंसिटी हम लोग पास्कल ट्रायंगल से निकालते हैं। डन। आते हैं वापस क्वेश्चन पे। इट मीन्स मैम यहाँ वो आपसे इंटीग्रेशन रेशो या इंटेंसिटी रेशो जो पूछ रहा है ना, वो सिग्नल की पूछ रहा है, लेकिन गलती से बेचारे ने लिखा पीक है। समझे? यहाँ वो लिख रहा है पीक जबकि वो सिग्नल पूछ रहा है। इट मीन्स आप ऐसे बताना कि ये चारों एक रेशो देंगे, ये चारों एक सिग्नल एक रेशो, ये 6 के 6 एक रेशो। तो रेशो आएगा 6, है ना, 3 और 3 6, 4 4। इट मीन्स 3:2:2। सही से अरेंज करूं तो वही बात है कि 2:2:3। समझ पाए ना, 2:2:3 जैसा क्वेश्चन में लिखा है। तो ए सही है ना, ए करेक्ट है। सेकंड पे आते हैं, ये क्या है भाई, एक सेकंड, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसी में देख लो ना, यहाँ देख लो एक बार। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये गया प्लेन, अगर प्लेन चला गया तो ये HA है, ये भी HA है, ओके, ये HB है, ये भी HB है, ओके, ये भी HB है, ये भी HB है, ओके, और यहाँ 3 3, ये भी 3 3, इट मीन्स ये CC है, ओके। तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन, रेशो का गया 4, है ना, और रेशो 2। तो मेरा रेशो आया जी, सही से अरेंज करूं, सही से कर लेते हैं ना, उल्टा अरेंज कर रही हूँ हर बार। तो ये मेरा रेशो कुछ ऐसा आ रहा है कि 2:4:6। ओके, इसने क्या पूछा है 2:2:3, बोलना गलत, मतलब ऑप्शन गलत। हमारा आंसर सही है, कहना ये गलत। ओके, आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, ये गया जी प्लेन, ओके, है ना, ये गया प्लेन। अगर प्लेन चला गया, बाकी आप चेक कर लो, यहाँ 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 यहाँ, अब क्या करना है, बोलना इनका ये हाइड्रोजन्स, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन्स, भाई इनको आप जैसे AA बोल रहे हो तो ये भी AA है, इनको आप BB बोल रहे हो तो यहाँ पे BB है ना। और यहाँ CC बोल रहे हो तो ये भी CC है। समझ गए होंगे कि 3 और 3 6 6 और 1 2 3 4, और कहाँ गए ये 1 2 3 4। इट मीन्स 4:4:6 ऐसे करके आप आंसर निकालोगे तो आ जाएगा 2:2:3। तो बोलना ये भी सही है, सी वाला भी एकदम परफेक्ट आंसर है। जो यहाँ से सिखाने वाली बात थी, क्वेश्चन तो आसान था, कर लोगे, हर कोई कर लेगा, बट जो डाउटफुल चीज आएगी वो डाउटफुल एक्चुअली ये आ रही है कि लिखा तो पीक है भाई साहब ने और बोल सिग्नल का रेशो रहे हैं। तो क्लियर रखिएगा कि सिग्नल का रेशो और पीक का रेशो का मतलब क्या होता है। पीक का रेशो हम लोग निकालते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से, और सिग्नल का रेशो जितने हाइड्रोजन मिलके वो सिग्नल दे रहे हैं उससे आता है। डन। बढ़ते हैं आगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपके पास में ये आ रहा है, ये क्या है देख लो एक बार। देखो क्या पूछा है, आपको ये बोल रहे हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका ये डेटा है, IR आपको मिल रहा है, एक तो 3400 पे, एक 1680 पे। क्या करना है, देखो 3400 पे जो मिल रहा है ये तो OH का मिलता है, ये हम सभी को पता है, OH NH इनके रेशो मिलते हैं इतने हायर पे, और ये एक तो कार्बोनिल की रेंज है, तो मुझे पता चला अच्छा है तो कार्बोनिल है। ओके, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में OH है, कार्बोनिल भी है, इसमें भी है, OH है, कार्बोनिल, OH कार्बोनिल। ओके, बढ़े आगे, इससे हमारे को समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्या है, 1H NMR देखा, 7.8 पे एक हाइड्रोजन का डबलेट और J वैल्यू, ये जो J वैल्यू आपको दिख रही है ना, J वैल्यू 8 हर्ट्ज, ये मैंने पढ़ाया आपको, J वैल्यू 8 हर्ट्ज हमको मिलती है एरोमेटिक, वो भी सिस हाइड्रोजन्स की, है ना, जो बेंजीन पे सिस लगे हो। ओके, तो ये एरोमेटिक रेंज का एक हाइड्रोजन है, ये भी एरोमेटिक रेंज का है ना, ये भी एरोमेटिक रेंज का है। ये क्या है 6.5 एक हाइड्रोजन का सिंगलेट, 5.8 एक हाइड्रोजन का सिंगलेट, D2O एक्सचेंजेबल। अच्छा, 3.9
3 हाइड्रोजन का सिंगलेट, ये OMe है पक्का होना हो। ये क्या है 2.3, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट 2.3, जो 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट है वो Me लग रहा है ना, और Me की वैल्यू 0.9 पे आती है। अभी केमिकल शिफ्ट थोड़ा सा ये बढ़ गया तो 2 तक जा रहा है, तो ये Me है पक्का। मैंने 2 हिंट पता चल गए कि ये तो OMe है और ये पक्का Me है। तो मेरे कंपाउंड में यही 2 चीजें तो होनी ही होनी चाहिए कि OMe Me है ना, और एक जो D2 एक्सचेंजेबल चीज बोली है। D2 एक्सचेंजेबल का मतलब क्या है कि एसिडिक हाइड्रोजन, अगर आपके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वही H रिमूव हो सकता है और उसकी जगह D आ सकता है। D2 एक्सचेंजेबल का मतलब होता है भाई कि आपके पास में एक एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, और वो कब होगा, जब OH है। अब तुमसे एक सवाल है मेरा, मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या यहाँ मान लो R है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है? नहीं, ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये D2O से एक्सचेंज होगा? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ, क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? यस, क्योंकि जब ये रिमूव होगा तो नेगेटिव चार्ज और ये सारी स्टेबिलिटी, मतलब यस यस ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं OH जो होता है, क्या उसका H D2 एक्सचेंजेबल है? बिल्कुल, क्योंकि वो हट सकता है और D आ सकता है, O पे नेगेटिव चार्ज आएगा। करेक्ट है। इट मीन्स मेरे को एक बात समझ में आई कि ये OH के लिए बात कर रहा है, क्योंकि सब जगह OH है देखो तुम, तो मुझे समझ में आया अच्छा OH OMe और Me होना चाहिए, इसलिए ये काट दिया मैंने, है ना। OH OMe और Me के हिंट लग गए, मैंने बोला ये गलत है, वो हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मुझे एक बात और समझ में आई, एक बात और क्या समझ में आ रही है, देखो 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 कि एक हाइड्रोजन का सिंगलेट बोला है। सुनो, देखो जो होता जा रहा है उसको कट करो, ये हटा दो, अपने काम का नहीं बचा, ये भी अपने काम का नहीं बचा, D2 एक्सचेंजेबल वाली बात भी अपने काम की नहीं बची। मुझे पता है अच्छा एक हाइड्रोजन का डबलेट और J वैल्यू ऐसी, एक हाइड्रोजन का डबलेट J वैल्यू ऐसी, अरे ये पक्का पक्का एरोमेटिक हाइड्रोजन्स है। ये कौन से हैं? एरोमेटिक हाइड्रोजन्स है। ओके डन है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और बोला, देखो ये पैरा तो नहीं है भाई, ये पैरा तो नहीं है। पैरा इसलिए नहीं है क्योंकि जब पैरा होता तो आप ऐसे समझो, देखो इसको कैसे बताऊं, देखो इधर इधर देखना, ये पैरा तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर पैरा होता है, मान लो A है, यहाँ भी A है, मान लो पैरा ऐसा है कि ये A है, यहाँ B है। B और A से मेरा मतलब है कि सिमिलर ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ओके, अगर सिमिलर ग्रुप्स भी होते हैं तो यहाँ पे H और H जो आएंगे भाई, इसको भी यही, इसको भी यही दिख रहा है, इसको भी यही, इसको भी यही दिख रहा है। ओहो, इसका मतलब है कि A समझे क्या? सारे सेम। अच्छा है ना, अब सारे सेम है, A है तो सभी सेम है, तो सबका चारों हाइड्रोजन्स का एक ही सिग्नल आना चाहिए। ओके, इसका तो केस ही हटा दो, है ना, इसको इरेज आउट कर देते हैं। बस ये मैंने आपको समझा दिया। इधर आओ, ये है मेन मुद्दा। अगर आपके पास में ऐसा सिनेरियो है, इसको A दिख रहा है, इसको भी A दिख रहा है, A है, इसको B दिख रहा है, इसको B दिख रहा है, दोनों B है, डन। तो मैम B वाला उस पे डबलेट, A वाला इस पे डबलेट, तो बस कहानी खत्म, एरोमेटिक एच खत्म हो गया मेरे पास। एरोमेटिक एच बोले तो बेंजीन से अटैच्ड हाइड्रोजन एंड दे हैव एंडेड। इट मींस मेरे पास एरोमेटिक एच 4 ही तो दिख रहे हैं भाई, पैरा होता तो 4 ही एच होते, और उन 4 एच में भी इसका भी डबलेट, इसका भी डबलेट ही आता, और कोई कहानी ही नहीं होती। अब मैं क्वेश्चन चेक करती हूँ। देखो क्वेश्चन में एरोमेटिक एच रेंज जो होती है वो 6 से 8 होती है, उस रेंज में एक डबलेट, एक और डबलेट, एक और डबलेट, तो ये पैरा तो नहीं है। समझ गए? अगर पैरा नहीं है तो कोई दिख रहा है तो काट दो उसको भाई, है ना, कि पैरा तो नहीं हो सकता। पैरा वाली चीज वैसे बचे हुए ऑप्शंस में इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि हर जगह एक एमी अटक रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज क्या है कि एक हाइड्रोजन का सिंगलेट, एक हाइड्रोजन का डेटा है कहीं, चेक करें। यहाँ एक हाइड्रोजन है, अच्छा ये है एक हाइड्रोजन, ठीक है, इस ऑप्शन में भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, ओके, और इस ऑप्शन में भी एक हाइड्रोजन बच रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं? और कोई हिंट? और एक ये हिंट है, मैंने एक ये वाली चीज ना 2 बार लिख दी, 7.8 ये वाला, 7 वाला, ये जो डेटा है ना मैंने 2 बार लिख दिया, इसको हटा दो आप, ये मैंने 2 बार लिख दिया, तभी ये समझ नहीं आ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मैंने 2 चीज एक बार, सेम चीज 2 बार लिख दी, इसलिए वो कंफ्यूजिंग हो रहा है। तो एक आपने चीज हटा दी, मैंने एक चीज उड़ा दी है ना, सेम डेटा लिखा होता 2 बार, ठीक है, वो गलत था। तो 6.5 एक हाइड्रोजन का सिंगलेट, इतना बचा है मेरे पास मामला, और इस बिहाफ पे मेरा ये ऑप्शन तो पहले ही कट चुका है। तो अब या तो पॉसिबल आंसर ये है कि H और H यहाँ पे भी है, या तो पॉसिबल ये है कि H और H यहाँ पे भी है, डन, या फिर पॉसिबल ये है कि H और H यहाँ पे भी है। अब हम कैसे सॉल्व करें? देखो अगर ऐसा कुछ होता तो वैल्यूज में बहुत ज्यादा अंतर दिख रहा है। देखो कैसे, एक हाइड्रोजन की वैल्यू 7 दिख रही है, एक वैल्यू 7.8 दिख रही है। समझ पा रहे हो? एक तरफ बहुत ही डी शील्डेड ग्रुप है और एक तरफ ठीक ठाक ग्रुप है। OH एक तरीके से डोनेटिंग ग्रुप माना जाता है, तो ये ठीक ठाक ग्रुप है, और इस H के सराउंडिंग में कार्बोनिल है विच इज डी शील्डेड ग्रुप। इधर आती हूँ इस पे, कहाँ गया,
इस तरफ मेरे को OMe दिख रहा है, इस तरफ में OH दिख रहा है, मुझे तो कोई खास अंतर दिखा नहीं। समझो, ये जो दो एक हाइड्रोजन का डबलेट डबलेट बोल रहा है, ये कहना चाह रहा है, वैल्यूज देखो, एक तरफ 7 है, एक तरफ 7.8 है, मतलब 7.8 डी शील्डेड की वैल्यू केमिकल शिफ्ट की हाई होती है, तो एक तरफ डी शील्डेड ग्रुप है, एक तरफ शील्डेड ग्रुप है, समझ पा रहे हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ तो मुझे OMe OH कोई अंतर नहीं है, खास अंतर नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप जैसे ही हैं दोनों, ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने वैसे हटा दिया। इस पे आते हैं, इस तरफ में H है, Me है, इस H के OH है, अरे ये भी अंतर नहीं है, Me भी अल्काइल ग्रुप है, शील्डेड है, OH वैसे डोनेटिंग है, शील्डेड है, तो ये भी गलत है। समझ पाए, करेक्ट कौन सा है, फोर्थ वाला है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा एग्जाम का स्टूडेंट। रीजन ये है कि जो दो H आ रहे हैं बीच में, इस एक H के इस साइड में आपका डी शील्डेड ग्रुप है, कार्बोनिल डायरेक्ट अटैचमेंट डी शील्डेड होता है, और इधर OH ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे प्लस R लगता है, मतलब लोन पेयर डोनेट करता है एक तरीके से, तो हम कहते हैं कि ये शील्डेड, उधर डी शील्डेड, तो वैल्यूज में अंतर है कि 7 और 7.8। OH से कंफ्यूज मत होना, OH हम ट्रीट करते हैं लोन पेयर डोनेट करेगा ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी है, इसलिए उसकी वैल्यू रेंज में 7 तक तो आ ही रही है, समझ रहे हो, तो इससे कंफ्यूज मत होना। कंपैरेटिव आंसर होता है कि उधर कार्बोनिल और इधर OH, इधर OH और OMe कोई अंतर नहीं, OH और Me दोनों शील्डेड, समझ पाए, यही एक ऑप्शन है जिसमें दोनों तरफ डी शील्ड ग्रुप प्रेजेंट है, डन है ना, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब ये एक मेरे लिए सवाल नहीं था, दिस इज नॉट द ओनली क्वेश्चन फॉर मी, इसमें मैंने आपके पास में मल्टीपल कंसेप्ट आपके क्लियर करने की कोशिश की है, या मल्टीपल कंसेप्ट आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है जो भी हमने पढ़े थे। अब जैसे चाहे वो पैरा वाले हो गए, अप्रोच मैंने आपको सारी समझा दी कि जैसे पैरा वाला आता है जब डबलेट डबलेट ही आता है और कोई ऑप्शन ही नहीं आता है ना, और क्या चीज है D2 एक्सचेंजेबल वाली बात, कि एसिडिक हाइड्रोजन होगा तभी D2 एक्सचेंज हो सकता है, मतलब H एक्सचेंज हो सकता है, वो कोई सी भी बात हो, वो स्प्लिटिंग वाली बात हो, है ना, या वो ये वाली बात हो कि 3H का 3.9 पे मिल रहा है तो वो OMe होगा, है ना, ये वाली बात ये Me होगा, या फिर ये वाली बात D2 एक्सचेंज वाली, ये डबलेट वाली, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट रिवाइज करवाने की कोशिश की है। और ये 6.5 एक हाइड्रोजन का सिंगलेट, इट मींस एक ऐसा हाइड्रोजन होगा जो दो ग्रुप के बीच में प्रेजेंट है और कहीं कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही, समझ पाए, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे और क्वेश्चन आपके इसमें पेपर में प्रेजेंट है ना, जिनसे आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। तो ये कुछ PYQs हैं, ये सारे नहीं है, अभी भी और PYQs बाकी हैं जिनसे आप अपना रिवीजन कर सकते हो, एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। जब भी लगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कुछ हमें और क्वेश्चंस चाहिए, सबसे पहली बात तो आपने जो लेक्चर्स पढ़े हैं वो बहुत सफिशिएंट होते हैं। नंबर 2, मतलब नोट्स आपके बहुत सफिशिएंट है। नंबर 2, जो आपने DPP पढ़ी है, DPPs आपके पास असाइनमेंट होते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, असाइनमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, उनसे आप रिवीजन करिए, रैंडम क्वेश्चंस लगाओ, 2-3 क्वेश्चंस, सिर्फ थ्योरी सफिशिएंट नहीं होती, जब रिवाइज करो तो 2-3 क्वेश्चंस और लिया करो रैंडमली। तीसरी बात, PYQs आर बेस्ट, उनसे आप रिवाइज करो अपना। तो ये 3 चीजें हैं जो जैम के स्टूडेंट को भूलनी नहीं चाहिए, नोट्स, असाइनमेंट्स एंड PYQs, ठीक है। तो दिस लेक्चर वाज सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें समराइज करने की कोशिश करी है मैंने। आई होप आपको कुछ याद आया हो, है ना, रिवीजन हुआ हो आपका। फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर में ऐसे ही रिवीजन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।